हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कोल्वेज रिएक्शन एंड रेमर-टेमन रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जो कि डायरेक्टली फिनॉल को क्या है, डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। एक मेटल ऑक्साइड में मिलती है, वह है ZnO। एंड फाइनली हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल देखा था बाई सोडियम डाइक्रोमेट NO2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एक बेंजोक्विनोल। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। मैं एक बार एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपने आई होप पिछले लेक्चर को पूरा पढ़ लिया होगा, नो डाउट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक दो एग्जांपल ही करेंगे हम, एक कोल्वेज रिएक्शन का एंड एक रेमर-टेमन रिएक्शन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमें फिनॉल गिवन है, यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, एंड यहाँ भी ड्यूटेरियम है। इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 से, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर आप रिएक्शन कराते हैं CO2 से, एंड फाइनली आप H+ से इसको प्रोटोनेट करते हैं। तो आपको बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आप अपना सॉल्व करें, तब तक मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ इसी का। अनदर एग्जांपल में है कि फिनॉल, ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सेकेंडली आप रिएक्शन कराते हैं CO2 से, एंड थर्ड आप जो प्रोटोनेशन करते हैं वो प्रोटोनेशन होते हैं D+ से। तब आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। इन दोनों ही केसेस में बताएं जल्दी से। हम बताएं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रिएजेंट्स और फिनॉल दिखने के बाद तुरंत ही ट्रिक करना चाहिए कि एक कोल्वेज रिएक्शन है ये, और हमें प्रोडक्ट जो मेजर बनता है उसमें ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है फिनॉल के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोल्वेज रिएक्शन के केस में जो हाइड्रोजन यहाँ पर होता है वो हाइड्रोजन OH पर जो है हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है इस हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे OD बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलेट आयन बनता था, और फर्दर जो प्रोटोनेशन होता है H+ से हो या D+ से, अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम H+ मानते हैं, और अगर गिवन है कुछ भी H+ गिवन हो या D+ गिवन हो तो हम उसे वही मानेंगे। तो यहाँ पर H+ गिवन है तो हम इसकी प्रोटोनेशन करा देंगे, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड को देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन को एक्सचेंज करेगा, और ये वाली हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो ये आपको क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको यहाँ पे एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, एंड इन दिस केस प्रोटोनेशन हो रहा है D+ से, तो यहाँ D आ जाएगा। फर्क आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर OD एंड C11OOH है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर C11OOD। बेसिकली यहाँ पर क्या है, 1H2 है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन क्या है, आइसोटोप। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी एग्जांपल ऑन कोल्वेज रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं रेमर-टेमन रिएक्शन पे। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमें आज पढ़ना था।
तो आप जो है क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फाइनली आप इसमें मान लीजिए कि D+ से प्रोटोनेशन कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना है। इन दिस ऑल्सो आपको इस बार अगेन फिनॉल है, बट यहाँ पर ऑर्थो एंड यहाँ पर पोजीशन पर ड्यूटेरियम है। अगेन आपको क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फाइनली प्रोटोनेशन जो करना है वो H+ से करना है। बने ये दोनों प्रोडक्ट जल्दी से। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। आपने आई होप पॉज करके अपना आंसर ला दिया होगा, आप आंसर मैच करें। इन केस ऑफ रायमर-टैमन रिएक्शन हमने देखा था कि ये कोल्विज रिएक्शन का थोड़ा अपोजिट सा होता है। मतलब कोल्विज रिएक्शन क्या होता था, जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम होते थे वो ऑक्सीजन पर जाकर लगते थे। बट इन केस ऑफ रायमर-टैमन रिएक्शन ये आपका फिनॉल है, OH है, तो ये प्रोटोनेशन ये आपको फिनॉक्साइड आयन ही रहता है फिलहाल के लिए, ये फिनॉक्साइड आयन रहता है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये इसी ग्रुप में जो एल्डिहाइड हमारा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता है ये उसी में ऐड हो जाता है, ये वाली यही वाली है ये हाइड्रोजन, ठीक है। और जो सॉल्वेंट से आता है हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम वो क्या होता है, ऑक्सीजन पर जाकर लगता है। तो सिंस सॉल्वेंट से हमारा D+ आ रहा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, OD बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर हम इस केस की बात करें तो ये तो हमारा O है। अब हाइड्रोजन को या तो अब यहाँ ऑर्थो वाला क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थो वाला डिस्प्लेस तब करता है कोल्विज रिएक्शन में। यहाँ पर ऑर्थो वाला खुद ही उसी ग्रुप में आकर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर COD होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट से आ रहा है, सॉल्वेंट से आ रहा है H+ आ रहा है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एजिटिव ड्यूटेरियम का ड्यूटेरियम रहेगा। ये तो तब का क्वेश्चन हुए जब आपको आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिले। आइसोटोपिक इफेक्ट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आपको रह जाएगा तो याद रह गया तो और अच्छी बात, नहीं रह गया तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपको प्रोटोनेशन के लिए H+ दे तो भी और ना दे तो भी आपको H+ ही मानना है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, तो आपको प्रोडक्ट जो मेजर होती है वो कौन सी होती है, सैलिसल्डिहाइड CHO, ये हमारा मेजर होता है। ये हमारा क्या है, OH, और इससे पैरा पोजीशन पर जब CHO आएगा तो ये हमारा माइनर है, ठीक है। आप इस तरह से याद रखिए कि ये क्या OH है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो CHO ग्रुप जो इसमें ऐड होता है वो एक बार ऑर्थो पर होगा, दूसरे टाइम पैरा पर होगा। फर्क बस इतना है कि ऑर्थो वाला आपका मेजर होगा एंड पैरा वाला आपका माइनर होगा, ठीक है। इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, एंड इसको हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट बनती है जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये थी हमारी कुछ बातें रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स। फर्दर हमने क्या देखा था, फर्दर हमने देखा था कि फिनॉल को आप अगर जिंक से ट्रीट करें, हॉट जिंक से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक डायरेक्टली बेंजीन होता है। तो आप इसको प्रोडक्ट्स को, आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को ना लिखें, ठीक है। आप जब इस रिएक्शन को लिखें तो कुछ इस तरह से लिखें कि ये फिनॉल है, आपको इनिशियली गिवन। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि फिनॉल को ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में। तो आप यहीं पर इसको ना रखें,
अब आप अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि बुक में तो यहीं पर है, आप अपना दिमाग लगाएं। इसमें क्या करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक जो अल्काइलेशन है, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, हमने वो रिएक्शन कराई। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बनेगा, CH3+। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। तो आप इसको अब CH3 यहाँ पर क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है नहीं, तो आप किसी भी पोजीशन पर जाकर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अगर आप चाहें तो फर्दर इसकी रिएक्शन किससे कर सकते हैं, आप एसिडिक KMnO4 से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अब आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा रखा है। एसिडिक KMnO4 से जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो बाहर, कोई भी बेंजीन में उनसे हाइड्रोकार्बन चेन हो, तो वो डायरेक्टली किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो ये हो जाएगा आपकी। ठीक है, इसमें भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो अभी आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप देखें तो मैं बता दूं कि इसके बाद भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकलता है -H2O और हमें करेस्पॉन्डिंग एमाइड मिलता है। ठीक है, फिर हम इसकी रिएक्शन कराती हैं Br2NaOH से, जिसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये फर्दर हमें ये CO ग्रुप को ही डायरेक्टली गायब कर देता है। यहाँ पर हमें मिलता है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन मिला आपको। एनिलीन का आप जानते हैं कि HNO2 से आप जब रिएक्शन करा देंगे तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, पता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। ये इतना रिएक्टिव होता है कि तुरंत ही नाइट्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो फिर आपने मान लिया कि Cl2 FeCl3 से आपने ट्रीट किया, तो यहाँ पर डाइजोनियम जो है, यहाँ पर N2 जहाँ लगा हुआ है वहां पर क्या लग जाएगा, वहां पर आपका Cl लग जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसके बाद आप फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दे। आप जब इस तरह से रिएक्शंस करने लगेंगे अपने से, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फील आने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बहुत डिफिकल्ट केमिस्ट्री नहीं है, जस्ट ये प्रैक्टिस मांगती है, जो कि बाकी केमिस्ट्रियों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। आप अनदर केमिस्ट्री को देख ले, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, तो उनमें आप थोड़ी कम ही प्रैक्टिस करते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपने एज इट इज फॉर्मूला लगा दिया। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई भी, तो आपने फॉर्मूला याद रखा है, उसको मान लीजिए रट रखा है या फिर याद रखा है किस वजह से, लिख लिख कर ही, तो आपने आया क्वेश्चन, फॉर्मूला में सबकी एंट्री की, सारे चीजों की, और आपको अपना आंसर मिल गया। ठीक है, बट इन केस ऑफ आप मान लीजिए फिर इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें फैक्चुअल है, जो आपको याद है तो ही, न याद है तो भी वो आपको, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, न याद है तो फिर आने वाला भी नहीं है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस जो हैं आपके सामने होते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट देख के बनाना होता है। जैसे आप यूं समझ ले कि बचपन में आपको पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन दिए जाते थे। ठीक है, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन दिए जाते थे। आपको क्या किया जाता था, 4-5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे दिया जाता था। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और आपको उन्हीं पैराग्राफ से उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता था, आंसर्स का। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरह का है। आपको देखिए, आपको ये फिनॉल प्लस जिंक, ये सारी चीजें तो आपको गिवन नहीं रहेंगी क्वेश्चन में। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजें तो आपको गिवन रहेंगी ही। आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों के हेल्प से आपको पता लगाना है कि यहाँ पर बेंजीन बनेगा। अब आपको याद है तो आपको सोचना ही नहीं, डायरेक्टली आप बेंजीन बना दें। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आपको फिनॉल गिवन है, फिनॉल के साथ हम मान लीजिए आपको क्लोरोफॉर्म गिवन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फर्दर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H+ जो है H+ से प्रोटोनेशन कराते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये क्या है, रेमर-टेमर रिएक्शन, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देंगे, सल्फाल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से आप एक क्वेश्चन करें, फर्दर आपने उसको देखा कि इसकी फर्दर हम आगे रिएक्शंस को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से उसको फर्दर 2-3 स्टेप बढ़ाते जाएं। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस में जो है आदत पड़ेगी
ऑर्गेनिक रिएक्शंस को प्रैक्टिस करने की, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप वैसे वैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर किसी को लगती है केमिस्ट्री में तो वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, और उनको ध्यान रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक डिस्कशन कर लिया था ऑक्सीडेशन तक, फिर हमने इंडेक्स क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, ये दोनों आपको मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैंने इसको सॉल्व कर ही दिया था, व्हाई ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। ठीक है, आपको क्या करना था, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना था, एंड आपको जो है इन दोनों ही रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है इनकी मैकेनिज्म लिखनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सॉल्व कर लिए होंगे। हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आज की चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना था वो था सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। ऑल्दो ये थ्योरी चैप्टर है, मतलब बेसिकली थ्योरी टॉपिक है, थ्योरेटिकल, बट देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो मेथनॉल एंड इथेनॉल CH3OH and CH3CH2OH are among the two commercially important alcohols. Methanol CH3OH is also known as wood spirit. आप इस कॉमन नेम को एक नोट पॉइंट लिख के डाल लीजिएगा। ठीक है, कि मिथेनॉल को आप क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। Today, most of the methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature and in the presence of ZnOCr2O3 catalyst. ये ZnOCr2O3 है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये रिएक्शन से क्या है, रेट को चेंज करता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देख रहे हैं आप टेम्परेचर 573 to 673 केल्विन है, एंड टेम्परेचर भी 200 to 300 ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो ये थी बात मेथनॉल की। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, मेथनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 337 केल्विन। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, मतलब ये पॉइजनस होता है, हेल्थ के लिए काफी खराब होता है। उसके बाद क्या है, इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज कॉज इवन डेथ। मतलब कि स्मॉल अमाउंट में भी आपको मेथेनॉल को अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके नोज में स्मेल आ जाती है, या फिर किसी भी तरह से स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आपकी बॉडी में एंटर करती है तो आपको ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी में भी आपको डेथ भी करा सकती है, ये इतनी पॉइजनस होती है। ठीक है, तो मेथनॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स। ठीक है, ये एज ए सॉल्वेंट पेंट में यूज किया जाता है, वर्निसेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की HCHO को हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, HCOH को। ये एक एल्डिहाइड होता है, सबसे कम मोलर मास वाली एल्डिहाइड होती है ये, इससे कम मोलर मास की एल्डिहाइड नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये थी बातें हमारी मेथनॉल की। अब हम इथेनॉल की बात करते हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा और इसमें जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी आप अपने हिसाब से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है, इथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय fermentation. The oldest method is from sugar. आप इसको सुगर से ऑब्टेन करते थे, ओल्ड मतलब काफी टाइम पहले। द सुगर इन मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट सच ऑफ ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हम इन सारी चीजों को, ये क्या है हमारा, ये हमारा शुगर होता है और इसकी इन्वर्टेज हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कराते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ठीक है, फिर हम ये सारी रिएक्शंस अगेन हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी।
अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। तो अभी इसमें सर दर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। वाइन वाइन जानते हैं ना आप? हाँ वही वाइन। ग्रेप्स एंड द सोर्स ऑफ शुगर्स एंड ईस्ट। As grapes ripen, the quantity of sugar increases and yeast grows on the outer skin. When grapes are crushed, sugar and the enzyme come in contact and fermentation start. ये सारी चीजें आप अपने से डिस्कस कर लीजिएगा, इसमें कोई उसी प्रॉपर्टीज वगैरह है, फालतू की चीजें हैं, तो फालतू नहीं कर सकते हैं, यूज की चीजें हैं, ठीक है। तो आप इनको अपना देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट जो है पेज पर चलते हैं और हमें आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। जी हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ईथर से हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। वो जो रिएक्शन थी अभी इसके फर्स्ट वाले पेज पर प्रिपरेशन कॉमर्सली वो इथेनॉल के केस में, वो रिएक्शंस हम अगेन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे और वहां पर काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हम आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज और भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स को। तो क्या कहते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर ईथर्स। तो एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 and H3PO4. The formation of the reaction product alkene और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। मतलब इसकी रिएक्शन आप इथेनॉल ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, आप H2SO4 से रिएक्शन कराइए, तो अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन होगा या एक ईथर होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आपका टेम्परेचर 443 केल्विन है तो आपको इथीन मिलेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा। और अगर 413 केल्विन है, दैट इज 413 केल्विन, तो आपको करस्पॉन्डिंग ईथर मिलेगा। हम इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी इथाइल बोलते हैं, सॉरी इथॉक्सी इथेन, ठीक है, या डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? तो हम देखते हैं कि ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर या न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिक्यूलर सॉरी न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन दैट इज SN2। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन विच इज SN2, ठीक है। SN2 के बारे में आपको सारी चीजें पता है। तो द फॉलोइंग इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है, टू गेट द करस्पॉन्डिंग ईथर। आइए मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस आ जाए। आइए देखते हैं। तो ये क्या है कि एक एल्कोहल है CH3CH2OH इथेनॉल। आपको पता है कि इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो H+ कोई भी बाइप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो H+ सॉल्यूशन में होगा ही। तो H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेट होगा, तो इसको हम CH3CH2O हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये प्लस चार्ज एक्वायर करेगा, जैसे ही प्लस चार्ज एक्वायर करेगा ये खुद ही ये बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा और आपको CH3CH2+ मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो ये तुरंत ही CH3CH2+ नहीं मिलता है, आप अगर SN2 के केस के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये अभी लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा ही होता है। तब तक आपको जो नेक्स्ट एल्कोहल है CH3CH2OH, अब ये निकली रहता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, आपको पता है, और ये तुरंत ही अटैक कर देता है। अब ये अटैक जो होता है ये ऊपर के साइड से होता है, क्योंकि ये नीचे से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। आपको पता है कि इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन हमने देखा था क्या होता है, ठीक है। तो अब फर्दर क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है, फर्दर आपको प्रोडक्ट मिलती है CH3CH2
अब यहाँ पर O है, यहाँ से हाइड्रोजन है और इसी ऑक्सीजन से CH2 CH3 ये ऐड हो गया, ये वाली मॉलिक्यूल। अब अगेन ऑक्सीजन क्या है, प्लस चार्ज अक्वायर कर लिया। अब सीन से वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं कि जो H2O निकाल ले, ठीक है, तो इसके पास एक ही रास्ता दिखता है कि ये हाइड्रोजन जो है इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये अपने दोनों ही बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है और H प्लस को क्या करता है, सॉल्यूशन में भेज देता है। तो आपको फाइनली CH3CH2 O CH2 एंड CH3 डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन आप जो भी बोल लें, आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये होती है इसकी प्रोडक्शन फ्रॉम अल्कोहल बाय SN2 मैकेनिज्म। बात समझ में आ गई ना। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विथ substitution reaction to give an ether. The method is suitable for preparation of ether having primary alkyl groups only. The alkyl group should be unhindered, ठीक है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल मान सकते हैं, ठीक है। The alkyl group should be unhindered and the temperature be kept low, otherwise the reaction favors the formation of alkenes. The reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, about which you will learn in higher classes. However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over substitution, and as a consequence alkene are easily formed. बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि आप प्राइमरी अल्कोहल अगर लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, अगर मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है ये प्रोपेनॉल, ठीक है, और आप एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, तो जो ईथर बनाने की टेंडेंसी होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, प्राइमरी अल्कोहल में। इसकी ईथर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये आपको करस्पॉन्डिंग ईथर दे सकता है CH3 CH2 CH2O एंड अगेन CH2 CH3, तो इसको आप डबल कर दें, ठीक है। और ये जो होता है आपका डबल बॉन्ड एल्कीन गिवन करता है, ये मेजर प्रोडक्ट, इसलिए वो कहा गया है कि आपको अगर ईथर चाहिए तो आप उसको प्राइमरी अल्कोहल को रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में, वो गुड यील्ड में आपको ईथर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि व्हाई बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर का मतलब होता है CH3 CH2O CH3, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं, इसके लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो आप देखें कि जब आपको इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है CH3 CH2O CH3, अब सिंस ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, मतलब सॉल्यूशन में आपका इथेनॉल भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस मिथेनॉल भी होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो जब सॉल्यूशन में इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों होंगे तो रिएक्शंस तो सबकी होंगी, रिएक्शंस तो सब में होंगी, मतलब आपको इन दोनों के बीच में भी रिएक्शन होगी।
अब सॉल्यूशन में हमने क्या रखा है, सॉल्यूशन में हमने इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों को ही क्या रखा है, प्रेजेंट रखा है। CH3CH2OH एंड CH3OH। सिंस आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रखा है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ये जब सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है आपका, अब उसमें सिंस दोनों ही मॉलिक्यूल है तो इसमें आपस में भी इंटरेक्शन होगा इन दोनों में, और इनके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में भी इंटरेक्शन होगा। CH3CH2OH, मान लीजिए जब आपकी CH3OH से सॉल्यूशन में दोनों ही प्रेजेंट है तो आपको मान लीजिए इंटरेक्शन हम CH3OH से कराते हैं, ठीक है। तो आप H+ से प्रोटोन ऐड करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाएगा, CH3+ बनेगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट अभी यहाँ से निकल रहा होगा ये, तब तक ये इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3OH, CH2 एंड CH3। इस पर प्लस चार्ज होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, तो आपको करस्पॉन्डिंग ईथर आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमने मान लिया कि हमें ये मिल गया। बट एक बात बताएं कि पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं थे, ये तो इन दोनों का इंटरेक्शन से बना प्रोडक्ट। अब सिंस रिएक्शन हम अब एक एक तो नहीं कराने कि एक को हाथ से पकड़ा, एक इथेनॉल को पकड़ा, एक मेथेनॉल को पकड़ा, दोनों को रिएक्ट कराया, ऐसा तो नहीं है। हमने तो सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे तो इन दोनों का तो इंटरेक्शन होगा नहीं। अब सिर्फ इन्हीं का नहीं होगा, इसके साथ साथ इथेनॉल प्लस इथेनॉल भी होगा, ठीक है। और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका अगेन कोई और प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2O, CH2CH3, दैट इज डाइइथाइल ईथर। ठीक है, ये तो तब हुआ जब इथेनॉल प्लस इथेनॉल को करें। अब आपका ये भी तो हो सकता है कि CH3OH दूसरे CH3OH से अपना रिएक्शन करें। जब ऐसा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना, और जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना था वो था ये कि मिथॉक्सी इथेन। आप इसको मिथॉक्सी इथेन बोल लें या फिर मिथाइल इथाइल ईथर बोल लें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि एक ही सॉल्यूशन में तीन तरह के प्रोडक्ट मिले आपको, एक तो ये, एक ये एंड एक ये। अब एक बात, एक ही सॉल्यूशन है, अब उसमें तीन तरह का अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो उस रिएक्शन को हम कैसे गुड रिएक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। इसीलिए प्रिपरेशन हमारी जो होती है, यहाँ पर गिवन है कि इसीलिए वाई बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट, ये इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि अब एक ही रिएक्शन जो आपको कराते हैं डिफरेंट अनसिमेट्रिकल है। आप एक इथेनॉल लेते हैं, एक मेथनॉल लेते हैं, तो दोनों के रिएक्शन हम मान लिए कि एक बार इनकी रिएक्शन होगी। तो सिंस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, एटम्स इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो आपस में भी रिएक्शन करेंगे। इथेनॉल इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, मेथनॉल का मेथनॉल से होगा, ठीक है। इस तरह से हमें तीन तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि हमारे इस रिएक्शन को अनफेवरेबल बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम SN2 के अकॉर्डिंग डाई इथाइल मिथाइल ईथर को प्रिपेयर नहीं करते। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो एक्सप्लेन कर लेंगे ना आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों रिएक्शंस को लिखेंगे जिसमें आपको एक इथाइल मिथाइल ईथर बनाना होगा, अगेन आपको फिर डाई इथाइल ईथर बनाना होगा, एंड आफ्टर दैट आपको तीसरी रिएक्शन दिखानी होगी डाइमिथाइल ईथर की। फिर आपको बताना होगा कि देखिए तीनों का मिक्सचर हमें मिलेगा ईथर का, ठीक है। जब ये
इसके जो आपस में जब रिएक्शंस होंगी तो अपने में भी रिएक्शंस करेंगे सब, तो हमें 3 तरह के ईथर मिलेंगे। इसीलिए अब एक ही सॉल्यूशन में 3 तरह के ईथर्स का मिलना उसको अनएप्रोप्रिएट बनाते हैं सब, जो कि मतलब सही नहीं होता है, वो बहुत ही बेकार होता है सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी बात, व्हाई नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। नॉट फॉर इथाइल मिथाइल ईथर, कोई भी अनसिमेट्रिकल अगर देखा जाए तो हर एक अनसिमेट्रिकल के लिए ये जो है बाई मॉलिक्यूलर, जिसको हमने ऊपर जस्ट अभी पढ़ा, वो हमारी जो होती है अनएप्रोप्रिएट कंडीशन होती है। तो ये सेकेंड, अब जैसा कि हमने देखा कि अब अनसिमेट्रिकल तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल लेंगे तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा एकदम बेकार सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब दूसरा तरीका ढूंढा गया जिसे हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों का ही प्रोडक्शन कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड हम किसको बोलते थे? RONA। ये कब फॉर्म होता था? जब हम किसी एल्कोहल के रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे थे। आपको पीछे भी मैंने ये बताया था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपको सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है। अगर ये आप फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो आपको सोडियम फिनोक्साइड मिल रहा था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस में, विलियमसन सिंथेसिस जो है उसमें हम कोई एक हैलाइड लेते हैं RX, मोस्ट प्रोबेबली एक क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, ठीक है। RX प्लस हमने क्या किया, एक सोडियम एल्कोक्सिल लिया, ठीक है, RO माइनस Na+। अब ये Na+ क्या करता है, इस X को लिविंग ग्रुप की तरह निकाल लेता है और ये प्लस बन जाता है, और ये ये O- जो है इस पर अटैक करके ROR बना लेता है, ठीक है। तो देखिए, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आप इस बात को देखें, हमें जो लेना है अल्काइल हैलाइड, ये कंडीशन है, इसको आप नोट डाउन करके लिखें कि अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी, फॉर गुड यील्ड। ठीक है, अगर आप अल्काइल हैलाइड जो प्राइमरी ना लेकर मान लीजिए आप टर्सरी ले लिए, तो टर्सरी केस में क्या होगा कि आपने RO माइनस Na+ डाला, ठीक है। तो इन दैट केस आपकी जो विलियमसन सिंथेसिस होनी चाहिए थी वो विलियमसन सिंथेसिस ना होकर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने बेस डाल रखा। अगर आपने बेस डाल दिया तो उसकी क्या करा दे, वो एलिमिनेशन करा दे। इसलिए एलिमिनेशन फेवर ना करे, इसलिए हम जो है अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री दैट इज प्राइमरी रखते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी नेक्स्ट पेज पर इस बारे में बताया गया, खैर देखते हैं हम क्या है। तो ये देखते हैं, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, जैसा कि मैंने वो बताया। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कॉम्पेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इस बार भी बताया कि एलिमिनेशन ज्यादा फेवर कर जाता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। जो आपको प्रोडक्ट ईथर बनना चाहिए था वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम फॉर द गुड यील्ड जो हमारा ईथर हम बनाना चाहते हैं वो एक मतलब एक अच्छी यील्ड में बने, 90% एंड एबव ईथर हमारा बने, उसके लिए हम अल्काइल हैलाइड को हम जितना हो सके उतना छोटा रखते हैं, या फिर यूँ समझ लिए कि आप बेसिकली उसको 1 डिग्री रखें, प्राइमरी रखें, ठीक है।
ये हमेशा क्या हो, आपकी प्राइमरी हो। अब सोडियम एल्कोक्साइड आप कितना हो बड़ा ले लीजिए, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इसको टर्सरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, जो मन वो ले लो। आप यहाँ पर CH2 ले लो, O-Na+ इससे लगा दो। आप इसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए, आपको मान लीजिए R-O- Na+ है, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है। R- आपका कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल है हमारा, ठीक है। अब सिंस ये एल्कोक्साइड का पार्ट है, इसीलिए हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कुछ भी ले सकते हैं R- को। बट हमने जो है एल्काइल हैलाइड को वो फिक्स कर दिया। हमने उसे ले लिया CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। अब ये O- वाला पार्ट है, इस पर अटैक करता है। ये जैसे ही अटैक करेगा, ये क्लोरीन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें भी, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए O आ गया, OR-, ये आपका ईथर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर R- इथाइल ग्रुप ले लिया तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, मतलब इस साइड भी CH3 CH2 होगा इथाइल, और इस साइड भी। आपने अगर R- मिथाइल ले लिया तो ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। आपने अगर R- कोई टर्सरी ग्रुप ले लिया, लाइक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 CCH3 एंड CH3, आपने अगर ये ले लिया तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल मिल जाएंगे। मतलब आपको अनसिमेट्रिकल प्रिपरेशन के लिए ऑफ ईथर आपको विलियमसन सिंथेसिस सबसे बेस्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको अगर जो ध्यान देना है वो बस इतना सा रखना है कि आपको एल्काइल हैलाइड जो है, हेलोएल्केन है जो, वो आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए मैं कुछ इस पर एग्जांपल्स कराता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करें। नॉट मेंशन फिलहाल के लिए हमने क्या किया कि CH3 Cl लिया, इसकी रिएक्शन हमने CH3 CH2 O- Na+ से कराया। आपको बताने कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट है हमारा CH3 Cl प्लस CH3 CH O- Na+ CH3। अब इसका बताएं प्रोडक्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारा CH3 CH2 Cl प्लस एक ये है, एंड एक और हम ले लेते हैं CH3 CH3 Cl प्लस CH3 O- Na+। ठीक, बताएं कि इन सब का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आई होप आपने आंसर अपना लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप पॉज करके लिख लें। हम इसके आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। कहाँ गया, ये रहा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल नहीं, हेलोएल्केन है, प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। और ये क्या हमारा सोडियम इथॉक्साइड O-, ये O- इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड, और ये Cl आपका निकल जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 O, और आपका ये CH3 लग जाएगा, ठीक है।
तो आपको इथाइल मिथाइल ईथर आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक, अब हम सेकेंड की बात करें इसकी, तो ये भी अगेन क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और ये हमारा O-Na+। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें जहां पर O- है, आप इस तरह से देखिए कि ये O- इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये Cl हमारा निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका होगा CH3CH CH3O। ठीक है, और O से हमारा क्या ऐड हो गया, CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम नेमिंग रखेंगे तो क्या होगा इसकी नेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो ये 2-मिथॉक्सी 2-मिथॉक्सी, सेकेंड पर क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। बिफोर दैट हम इसको इरेज कर देते हैं। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आएगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अब क्या है, CH3 CH2 CH2O- है। ठीक है, और प्लस हमारा क्या है, CH3 CH2 Cl है। अब ये O- इस पर अटैक करेगा और Cl हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो जो करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका C नहीं है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 CH2O। अब ये CH2 CH3 इससे लग जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, या फिर आप इसे अगर IUPAC के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन, बात समझ में आ गई। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इससे पहले कि आप प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, आपको आदत हो जाती है कि जहां पर O- है वहां पर हेलाइड वाले ग्रुप को ले जाकर ऐड कर दो। तो इससे पहले यहाँ पर आपको CH3 है, इससे पहले कि आप प्रोडक्ट बनाएं इस बात को आप देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डिग्री हेलाइड है, नहीं, ये हमारा 3 डिग्री हेलाइड है, टर्सरी। टर्सरी है, तो यहाँ पर आपका, आप तो ये सोच रहे थे कि आपका प्रोडक्ट जो हो वो आपका ईथर होना चाहिए, कुछ इस तरह का, बट ये आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नॉट फॉर्म। आपको जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्यूशन में वो होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, पैराग्राफ पढ़ा था पूरा पूरा, उसमें बताया था कि अगर 3 डिग्री हेलाइड है तो उसमें एलिमिनेशन फेवर करेगा इंस्टीड ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो आपने 3 डिग्री हेलाइड ले लिया ना, तो ये कैसे बन सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। अब 3 डिग्री ले लिया तो ये ज्यादा फेवर करेगा किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का, इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा CH3O- से, एक बेस की तरह ये काम करने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने लगेगा। इसीलिए अब मान लीजिए कि आपको प्रिपेयर करना है ये वाली कंपाउंड जो मैंने आंसर में लिखी है, मान लीजिए जो अब ये वाली प्रोडक्ट आपको क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि हमें क्या करना है, एल्काइल हेलाइड को हमें 1 प्राइमरी रखना है, लेकिन जो एल्कोक्साइड है उसको तो हमें कोई कंडीशन नहीं है, उसको तो हम 3 डिग्री ले सकते हैं, तो हम क्यों ना एल्कोक्साइड को ही 3 डिग्री ले लें। O-Na+, जब इस तरह का होगा तो ये Na+ को हम हटा देते हैं, हमें पता है कि O- के साथ Na+ होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, हमने ये हटा दिया। अब ये O- क्या करेगा, अटैक करेगा,
Cl यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 CH3O एंड इससे क्या होगा CH3 लग जाएगा। अब बताएं क्या यही प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ हमारा एग्जैक्टली सेम। तो आपको अगर यही प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो आप जिसके पास जो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन वो ये होता है कि आप अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ही रखें, अल्काइल हैलाइड को आप प्राइमरी ही रखें। आप जो सोडियम एल्कोक्साइड जो है, जो आपकी अल्काइल ग्रुप है ये वाली, आप इसको आप 3 डिग्री ले लें, 2 डिग्री लिख लें, 1 डिग्री ले लें, अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एल्कोक्साइड को आप चूज कर सकते हैं। इस बात की आपको फ्रीडम होती है। बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस। यहां पर एक एग्जांपल कराया भी गया है कि अगर आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो आपकी डायरेक्टली एलिमिनेशन हो जाती है। आपको लगता है कि आपको कोई ईथर मिलना चाहिए, जैसा कभी प्रीवियस एग्जांपल मैंने जस्ट कराया, बट ऐसा नहीं होता। वो एलिमिनेशन शो करके आपको एल्कीन प्रोडक्ट देता है। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। जो यहाँ पर है सोडियम मिथॉक्साइड जो है ये एक बेस की तरह काम करने लगता है, एलिमिनेशन फेवर करता है। ठीक है, अब एग्जांपल 11.6 देखते हैं, इसमें क्या है। एग्जांपल 11.6 क्या है कि द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अच्छा, C2H5O Na+ और आप 3 डिग्री ले लें, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन आपकी एप्रोप्रिएट नहीं होती है, नॉट एप्रोप्रिएट। आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, इथाइल ईथर। इसके लिए हमें एक बेटर जो है रिएक्शन लिखनी है। बिफोर दैट हम इसकी फर्स्ट रिएक्शन को, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता है, माइनर होता है एकदम। जो मेजर हमारा बनता है वही एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है। इसकी आप अगर नेमिंग करें तो नेमिंग कर सकते हैं, ये नंबरिंग कर ले 1 2 3, ठीक क्या है। 2 पर मिथाइल है, 2 पर क्या है, यहाँ ये मिथाइल है, और फिर हमारा 1 2 3 प्रॉप, और 1 पर है इन ना, तो प्रॉप हो गया, ये 1 हो गया और ये इन हो गया। ये आपका इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो जो हमें देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, इट इज बिकॉज सोडियम मिथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स, या फिर ये करें फेवर करता है ओवर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमें कराना था लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग बेस काम करने लगता है, और क्योंकि हमारी हैलाइड 3 डिग्री है वो एलिमिनेशन को फेवर करने लगती है। अब हमें इसकी एप्रोप्रिएट रिएक्शन बतानी है कि कब हम इसकी प्रोडक्ट जो है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंडीशन होती है किसकी, एल्काइल हैलाइड के लिए। हम जो सोडियम एल्कोक्साइड लेते थे उसको चूज करने के लिए हम उसको 3 डिग्री 2 डिग्री जो मन वो ले लें, ठीक है। हमने इस बार 3 डिग्री ले लिया, CH3 CH3 CH3O Na+, ठीक है। ये O Na+ है बट मैं इसको Na+ लिख लेता हूं। अब ये O- क्या करेगा, अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट विल बी CH3C CH3 CH3O एंड इससे क्या होगा C2H5, ये हमारा CH2 CH3 ऐड हो जाएगा।
ये देखिए आपका डिजायर प्रोडक्ट बन गया। एंड इस टाइम यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अ बेटर पाथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बात समझ में आ गई ना? मतलब आपको अगर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को प्रिपेयर करना है तो आप एल्कोक्साइड को चेंज करें, इसको आप रखें CH3CH2Cl। आपको बेसिकली ऑक्सीजन से जो आपको ऐड करना है उसी को आप क्या करें, हेलो एल्केन को चूज करें। ये जो हेलो एल्केन है उसको आप चूज करें। मान लीजिए आपको प्रोपाइल बनाना होता तो आप जो एल्काइल हैलाइड है उसको इथाइल हैलाइड ना लेकर आप प्रोपाइल हैलाइड ले लीजिए, इस पर Br ले लीजिए। मान लीजिए इससे भी आपका ना मन भरा, आपने ब्यूटाइल लेना चाहे ब्यूटाइल ले लीजिए, CH2CH2Br ले लीजिए। ठीक है, आप इस चेन को बढ़ाते जाइए, बशर्ते इसकी जो है ये 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। आप इस एल्कोक्साइड को चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको। मान लीजिए इस बार हमने प्रोपाइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH2 CH2 एंड Br। ठीक है, फिर हमने सोडियम एल्कोक्साइड जो लिया हमने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, वेरिएशन कर दिया। हमने 3 डिग्री ना लेकर 1 डिग्री ही ले लिया, CH2O माइनस Na+। ठीक है, अब आपका इसका प्रोडक्ट बनाना है। ये क्या है, O माइनस, ये Br यहां से निकलेगा, ये उसी टाइम एल्कोक्साइड जो है इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी और आपको जो करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब आप जो है एल्कोक्साइड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एल्कोक्साइड को आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको 3 डिग्री ले लें, 2 डिग्री ले लें, 1 डिग्री ले लें, आपको जो बनाना है वो ले लीजिए। ठीक है, फर्क बस इतना है, कंडीशन इतनी है कि आपको जो एल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी प्राइमरी। तो ये थी हमारी सारी चीजें ऑन विलियमसन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट है, फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड मोइटी। बेसिकली आपको वही है, सोडियम एल्कोक्साइड जैसे हम बना रहे थे, यहाँ पे फिनॉक्साइड बन रहा है। आपने फिनॉल लिया, ये तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से पता है, अभी प्रीवियस जो नेम रिएक्शन पढ़े थे हम उनमें भी इसकी यूज किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको फिनॉक्साइड आयन मिलता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, आप इसी किसी भी मान लीजिए CH3 CH2Cl से आप रिएक्शन करा दें तो ये आपका O माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, ये क्लोरीन हमारा निकल जाएगा। तो आपको O माइनस जो है इससे क्या ऐड हो जाएगा, इससे आपका इथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक ईथर है। तो ईथर की अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, सबसे बेस्ट होता है वो कि आप विलियमसन सिंथेसिस का यूज करें। ठीक है, वो इथेनॉल वाला यूज ना करें, एक ही में खिचड़ी बन जाए, मतलब 3 प्रोडक्ट एक ही में बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड thus ethers have a net dipole moment. The weak polarity of ethers do not appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of the alkanes of those comparable molecular masses, but are much lower than the boiling point of alcohols as shown in the following cases. ये N-ब्यूटेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथॉक्सी इथेन है। ठीक, और ये हमारा ब्यूटेनॉल है।
इससे पहले भी हमने ये बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन किया था, हमने देखा था कि उसमें किस तरह से ये होता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है मॉलिक्यूलर मासेस मच लोअर देन द बॉइलिंग, जो मतलब मॉलिक्यूलर मासेस वो कंपेरेबल होने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। ये ब्यूटेनॉल का मोलर मास 390 आएगा। आइए देखते हैं CH3 CH2 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 OH, यही तो होगा। ठीक है, तो 12 4 48। अच्छा, ये आई थिंक ये इसका वो है बॉइलिंग पॉइंट है, नॉट मोलर मास। मैं भी कहूँगी बहुत ज़्यादा हो गया। ये इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है इन केल्विन। ठीक है, ये केल्विन इनका टेम्परेचर है। ठीक, तो आप देखिए कि एन ब्यूटेन के एन पेंटेन के केस में, बेसिकली हेलो एल्केन्स के केस में, ईथर के केस में एंड एल्कोहल के केस में, तो एल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। फिर है हमारा एन पेंटेन का, दैट इज आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। और फिर है आपका किसका, ईथर का। ईथर की जो है बॉइलिंग पॉइंट वो लिस्ट होती है इन तीनों केसेस में। The large difference in boiling point of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding in alcohol. आप इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि the large difference in boiling point of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding in alcohol. अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किस तरह का होता है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर होता है, नॉट इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर होता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर होता है, नॉट इंट्रामोलिकुलर। द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विथ वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेनॉल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, 7.5 and 9 gram per 100 ml of water respectively, while pentane is essentially immiscible with water. Can you just explain this observation? This is due to the fact that just like alcohol, oxygen of ether can also form hydrogen bonds with water molecule as well. बेसिकली जो लास्ट लाइन है उनमें हमें ये डिस्कस करना है कि वाई ethers and alcohols are comparatively approximately soluble in solubility is same in case of water. जो कि हम अगर ईथर ले लें कोई या एल्कोहल ले लें, इन दोनों की जो मोलर मास होती है मस्ट बी कंपेरेबल, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो इनकी सॉलिडिटी होती है वो कितनी होती है, 7.5 और 9 ग्राम। ईथर जो है आपका 7.5 ग्राम और जो एल्कोहल है वो 9 ग्राम डिजोल्व हो जाता है इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, बट हेलो एल्केन्स लाइक एन पेंटेन जो यहां पर है, ये हमारा क्या एन पेंटेन, दिस इज इमिसिबल इन वाटर। वाई, यही हमें बताना है। बिकॉज इन केस ऑफ एल्कोहल एंड ईथर हमने ये देखा कि हमने ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट की केस में बात की थी उसमें हमने देखा था कि ईथर के केस में एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अब वो इसलिए नहीं होता है कि ईथर के केस में जब कोई सॉल्यूशन हम लेंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें हम वाटर तो ऐड नहीं करेंगे ना, उसमें तो कोई भी सॉल्यूशन होगा तो सिर्फ ईथर ही होगा, उसी की बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। अब सिर्फ ईथर है, सिर्फ ईथर है तो उसमें हाइड्रोजन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कि इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो होता है बट हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो इनमें नहीं होता। बट अगर आप वाटर में जब इसको डिजोल्व करेंगे प्लस वाटर, ठीक है, आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो इसके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। अब ये क्या हुआ, वाटर को, और वाटर में भी ये पोलराइज्ड होते हैं बॉन्ड, ये डेल नेगेटिव चार्ज होता है, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव।
और ये डेल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन, जो कि यहां पर शो किया गया है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब आप ईथर को वाटर में डाल देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, फॉर्मेशन में आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने लगता है, जिससे कि ईथर्स जो है सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। बट इन केस ऑफ सिमिलरली आपको पता है कि एल्कोहल के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, वाटर हो तब भी और ना हो तब भी। ठीक है। अब सेकेंड केस जो आता है पेंटेन की केस, अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, पेंटेन। अब इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, कार्बन है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन तीनों कंपैरिजन में, फोन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों को केस में कार्बन है ही नहीं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई haloalkanes are immiscible in water whereas alcohols and phenols are miscible, जिसे हम soluble in water बोलते हैं। ठीक है, ये बात थी हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अब बात करते हैं तो इसकी हम केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। CO बॉन्ड का मतलब आपका ईथर जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन की क्या होगी, बॉन्डिंग तो होगी ही। ये हमने टर्सरी ले लिया, ये मिथाइल ले लिया। तो ये जो है, अब इन केस ऑफ जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी। अब ये वाली ब्रेक होगी या ये वाली ब्रेक होगी, जो भी ब्रेक हो हम डिस्कस करेंगे कौन सी वाली ब्रेक कब होगी। ठीक है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये तो तय है। ठीक है, आइए देखते हैं। ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड से हम इसकी क्या कराते हैं, CO बॉन्ड की डिसोसिएशन कराते हैं, बॉन्ड टूटता है। द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड्स। अगर आपकी सिमेट्रिकल ईथर है कोई, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर मतलब डाइथाइल ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर हो गया, कोई भी, तो आप इसकी जब रिएक्शन HX से कराएं तो एक आपको एल्कोहल मिलेगा करेस्पॉन्डिंग और दूसरा आपको करेस्पॉन्डिंग हैलाइड मिलेगा। मतलब एक जो है आप इस तरह से देखें कि यहाँ पर क्या होगा H और यहाँ पर X। इसकी अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं, ट्रिक क्या है, एक फैक्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपको इसकी रिएक्शन करानी है किससे, HCl से। ठीक है, तो एक काम करें, ये बॉन्ड है मान लीजिए टूट गया, ठीक, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दें और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को क्लोरीन दे दें, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल था तो हमें ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सा एल्कोहल बनेगा कौन सा एल्काइल हैलाइड बन जाए, क्योंकि दोनों ही सेम है। आप कोई भी साइड एल्कोहल बना ले, कोई भी साइड एल्काइल हैलाइड बना लो। अब ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल केस में कौन हो, क्योंकि अनसिमेट्रिकल केस में हो सकता है हमने मान लिया कि मेथनॉल बनेगा और प्रोडक्ट बना इथेनॉल, तो उसकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर दैट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम देखते हैं क्या है, हो सकता है हमारा आंसर यही मिल जाए। तो वो क्या है,
कि ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, ROH प्लस HX से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है। तो अल्काइल अराइल ईथर्स आर क्लीवेड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब ये कि आपको एक क्या है, फिनोलिक ग्रुप से, मान लीजिए ईथर है आपका, ठीक है, वो ये हमारा CH2 और CH3, आपने इसकी रिएक्शन कराई HX से, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अनसिमेट्रिकल केस में हमें कंफ्यूजन होगा, एक कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ कि जब भी ऐसा फिनॉल का कंडीशन आएगा तो हमें क्या करना है, हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होती है। ये बहुत बार चीजें रिपीट हुई है, आपको तब तक याद हो गई होंगी, ठीक है। ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी क्योंकि इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होता है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये हमारा क्या है, H प्लस X माइनस, ये हमारा H प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, तो ये H प्लस वाला माइनस पर अटैक करेगा और ये माइनस वाला प्लस पर अटैक करेगा, तो आपको करेस्पॉन्डिंग फिनॉल प्लस एल्काइल हेलाइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक तो कंडीशन सॉल्व हुआ, वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि जब फिनॉल के केस में हो लाइक दिस CH2 CH2 CH3, आप इसकी HX से रिएक्शन कराएं तो आपका फिनॉल तो तय है कि बनेगा तो फिनॉल ही, दूसरा आपको क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, ईथर्स विथ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, ठीक है। ROR डैश है, बेसिकली ROR डैश है प्लस HX, आपको क्या मिलेगा, RX मिलेगा प्लस R डैश OH मिलेगा। वेल यहां पर हमारा अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ क्योंकि R अब हमारा क्या था, R डैश क्या था, दोनों ही वेरिएबल हैं, इनको हम अभी क्या है कि अभी हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, अभी हम देखेंगे, इसकी हम आंसर तो निकालेंगे। बिफोर दैट देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज। मोस्ट रिएक्टिव जो होता है ईथर के केस में HI होता है, फिर HBr होता है और फिर HCl होता है, ठीक है। तो द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर। सिंस HCl की रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए हम इसका यूज कम ही करते हैं, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड का एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, HBr का। तो आइए देखते हैं, ये मैकेनिज्म की तो हालत खराब हुई पड़ी है। द रिएक्शन ऑफ एन ईथर विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड स्टार्ट्स विथ प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल स्टेप 1। आइए देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को जो भी है इसको आप नोट डाउन करेंगे, आप इसे नोट की तरह लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस के रिएक्शंस भी आपको जो है आपके रेमर एंड कोल्बेज रिएक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर 1 डिग्री, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल CH3O CH2 CH3। अब जो भी ये कार्बन ऐड है ऑक्सीजन से, ये दोनों ही क्या है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो ये इसके लिए केस है कि व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी, ठीक है।
तो जो हमारा हैलाइड बनेगा, अब हमें पता है कि इसकी जो हम रिएक्शन HI से कराएं तो एक तो हमारा हैलाइड बनेगा और दूसरा एल्कोहल बनेगा। तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा, स्मॉलर, वो हमारा क्या बनेगा, हैलाइड बनाएगा, और जो लार्जर होगा वो एल्कोहल बनेगा। स्मॉलर कौन सा है, CH3 की CH2 CH3, CH3 स्मॉलर है, तो ये हमारा क्या बनेगा, हैलाइड बनाएगा CH3I प्लस, और जो हमारा बड़ी वाली ग्रुप होगी वो हमारी क्या बनाएगी, एल्कोहल। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, किस याद रहेगा, फॉर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ओ, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये CH2 एंड CH3। अब बताएं HI से हम रिएक्शन कराएंगे तो कौन हमारा जो एल्कोहल बनेगा और कौन हमारा हैलाइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैंने बताया कि स्मॉलर वाली ग्रुप, आप एक चीज याद रखें कि स्मॉलर वाली ग्रुप हैलाइड बनेगी। ठीक है, एक हैलाइड बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली एल्कोहल बनना है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला है हमारा क्या, प्रोपेनॉल बनाएगा प्रोडक्ट में, CH3 CH2 एंड OH। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो केस हुआ इसका। एक और एग्जांपल लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। मान लीजिए कि इस बार हमने CH3O CH2 CH3, इसी तरह के एग्जांपल्स होंगे, कौन बड़ी बात नहीं है। HI है, जो लेसर होगा, जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो क्या होगा, आयोडाइड बनाएगा, और जो बड़ी वाली ग्रुप होगी वो एल्कोहल बनाएगी। ये हमारा केस 1 होगा। केस 1 में हम क्या देखा, केस 1 में हमने देखा कि अब दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या हो, 1 डिग्री हो। तो जो स्मॉलर होगा, जो स्मॉलर ग्रुप होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड एक स्मॉलर होगा एक बड़ा वाला होगा। अगर सिमेट्रिकल है तब तो आप किसी का भी बना दे, अनसिमेट्रिकल है तो एक का बड़ा एक का छोटा होना कंपलसरी है। तो जो छोटा वाला होगा उसको आप क्या कर दे, उसको आप हैलाइड बना दे, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम एल्कोहल बना देंगे। ठीक है, ये तो ये केस हुआ। अब सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड केस क्या हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस आता है हमारा व्हेन वन साइड अल्काइल ग्रुप इज when one of alkyl group is secondary मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा एक ईथर गिवन हो गया कि CH3 है और यहां पर आपको सेकेंडरी गिवन है। अब आपकी रिएक्शन किससे करानी है, HI से करानी है। अब आपको प्रोडक्ट बताना है। अब मैंने तो फर्स्ट केस बताया जिसमें कि हमने बोथ साइड क्या लिया है, 1 डिग्री लिया। अब एक साइड 1 डिग्री आ गया, दूसरे साइड क्या आ गया, 2 डिग्री आ गया। अगर ऐसा केस है तो आपको फर्स्ट वाला रूल ही अगेन अप्लाई करना है। जो छोटा वाला होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा, वो बड़ा वाला होगा वो एल्कोहल बनाएगा। मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3I प्लस CH3CH CH3 एंड OH, टर्शियरी एल्कोहल। गड़बड़ बन गया क्या, अच्छा ये वाली ग्रुप नहीं हुई। सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, ये हमारा केस होगा। मतलब ये कि एग्जांपल एकदम साइक्लिक कंपाउंड का भी। मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको, ये है O और ये है CH2CH3। आपने इसकी रिएक्शन कराई किससे, HI से। जब आपने इससे HI से रिएक्शन कराई तो ये क्या है आपका सेकेंडरी है 2 डिग्री, और ये आपका क्या 1 डिग्री। तो 2 डिग्री जो होगा वो एल्कोहल बनाएगा, और जो 1 डिग्री होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस। उसमें भी हम छोटा वाला ग्रुप जो होता था उसको अल्काइल हैलाइड मानते थे, जो बड़ा वाला होता था वो हम एल्कोहल।
सिमिलरली इसमें भी एक जो छोटा वाला होगा, जो प्राइमरी होगा वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जो सेकेंडरी होगा वो अल्कोहल बनाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लास्ट केस हम देखते हैं। लास्ट केस, उसमें हम देखते हैं क्या होगा। इन दैट केस आप लिखें when one of the alkyl group is 3 डिग्री। जब आप किसी एक साइड का अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होगा तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3O और यहाँ पर एक टॉर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दे रखा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करानी है, HAI से। इन दैट केस क्या होगा, पिछले वाले केस का जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। जी हाँ, इस बार जो होगा वो अपोजिट होगा। जो बड़ी वाली ग्रुप होगी वो हमारी क्या होगी, अल्काइल हैलाइड बनाएगी, और जो छोटी वाली होगी वो हमारी अल्कोहल बनाएगी। बस आपको इतना ही केसेस याद रखना है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो जो छोटा वाला होगा वो अल्कोहल बनाएगा, जो बड़ा वाला होगा वो हैलाइड बनाएगा। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2O CH3CH3। अब बताएं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप देखिए तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री केस में बताया था कि जो 2 डिग्री होगा वो अल्कोहल बनाएगा, और जो 1 डिग्री होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो क्या CH3CH2I आएगा ना, CH3CH2I प्लस CH3CH3, और इससे क्या होगा, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। ये होगा आपका क्या, प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो अब आपको रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI से कोई समस्या तो नहीं। जितनी केसेस पॉसिबल थी जो आपके काम की थी वो सारी प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया, सारे केसेस डिस्कस किए। 3 केसेस थे, तीनों मैंने आपको डिस्कस किया। अब आइए फर्दर अपने पेज पर चलते हैं। ये थी हमारी ठीक है। इट इज बिकॉज क्या है, हाउएवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी द हैलाइड फॉर्म इज ए टर्सरी हैलाइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पर कंफर्मेशन भी हो गया आपको कि आपको टर्सरी अल्कोहल है एक साइड, और एक साइड आपका कोई और अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल है, टर्सरी ग्रुप है कोई, और एक साइड कोई और ग्रुप है। तो जो आपको टर्सरी ग्रुप होगा वो आपको क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जो आपको जो छोटा वाला ग्रुप होगा, स्मॉल ग्रुप होगा, वो आपका अल्कोहल बनाएगा। ठीक है। इट इज बिकॉज इन स्टेप सेकेंड ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज दिस। छोड़े जान दीजिए, ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होगा, आप उस बात को ध्यान दें। इन केस ऑफ एनिसोल, एनिसोल मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन is formed by protonation of ether. The bond between OCH3 is weaker. एनिसोल हम किसको बोलते हैं, OCH3 को। मैंने फर्स्ट केस इसी का भी डिस्कस किया था कि जब भी आप HI से इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये टूटेगा नहीं, मतलब फिनॉल आपका क्या बनेगा। ठीक है, प्लस आपका CH3I बनेगा। वही बात यहाँ पर कहा हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए ये डबल बॉन्ड नहीं टूटता है। बेसिकली ये जो है बॉन्ड नहीं टूटता, ये वाली बॉन्ड टूटती है, OCH3 की बॉन्ड टूटती है, और O और बेंजीन रिंग की बॉन्ड नहीं टूटती। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
Therefore, the attack of I minus will break OCH3 bond to CH3I, जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था। ठीक है, अब एग्जाम्पल 11.7 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 11.7 क्या है? गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। आप HI से इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या का प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी केस बताया आपको कि अगर दोनों ही साइड क्या हो, 1 डिग्री हो, दैट इज प्राइमरी हो, तो जो स्मॉलर वाला है ग्रुप, जो स्मॉलर वाला ग्रुप है वो क्या बनाएगा? हैलाइड बनाएगा। आप अगर केस में नोट लिखे होंगे तो नोट डाउन आप वहां से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों ही अल्काइल हैलाइड है। बेसिकली दोनों क्या है, 1 डिग्री है। ये वाली ग्रुप क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, स्मॉलर है। स्मॉलर है तो ये क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड बनाएगा। और जो बड़ी वाली ग्रुप है वो क्या बनाएगा? एल्कोहल। तो आप इस एल्कोहल को बना लें CH3 CH2 CH CH3 CH2 और इससे क्या है, OH लग जाएगा। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड नंबर CH3 CH2 CH2O और इस साइड क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल के केस में मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्सरी 3 डिग्री होगा वो हमारा क्या बनाएगा, हैलाइड। तो आप इसको बना दे CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। और जो ये वाली ग्रुप है प्राइमरी वाली, ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो थर्ड है हमारा वो ये है कि दोनों ही साइड क्या है, बेंजीन ग्रुप है। ये CH2 है, ये क्या है, O है, और इधर क्या है, बेंजीन है। अब मुझे बताएं कि जब हम HI से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी C और O की बॉन्ड टूटेगी? बता। अब इस वाले ग्रुप में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये ही वाली क्या होगी, बॉन्ड टूटेगी। ये बॉन्ड टूटेगी तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, आयोडीन इसके पास जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका होगा CH2I प्लस फिनॉल। ये होगा क्या आपका प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमारे रिएक्शन विथ HI भी खत्म होता है। फर्दर आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स के चैप्टर में। बेसिकली उस टाइम जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैंने ये सोच के नहीं बताया था कि वो सिर्फ आपको वहीं के लिए होगा, क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर एक चैप्टर में आने वाला है। इसलिए मैंने वहां पे जनरल केस बताया था आपको। 3-4 ग्रुप से बताए थे कि कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बता रखा था। वही सारी चीजें यहाँ पर क्या हुई है, यूज हुई है। हेलोजिनेशन हुआ है, फिर हो सकता है इसके बाद फ्राइडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ होगा। ठीक है, फिर असाइलेशन, नाइट्रेशन, यही सारी चीजें हैं। और फिर एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अगेन हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा एंड फर्दर जो है हम अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो इस चैप्टर के थ्योरी चैप्टर का होगा थ्योरी, वो यहीं पर खत्म होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल दैट थैंक यू सो मच।